नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, नए साल पर देश को झकझोर देने वाले दिल्ली के कांझावाला कांड में आज भी बड़े एक्शन का दिन है और खबर है कि दिल्ली पुलिस 5 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। आरोपियों से अब तक पूछताछ में दिल्ली पुलिस केस की पूरी सीक्वेंसिंग तय नहीं कर सकी है और आरोपी अलग अलग बयान दे रहे हैं। बयानों में काफी फर्क भी दिख रहा है। कुछ आरोपी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी कि लड़की कार के नीचे आ गई थी और कुछ का कहना है कि हमें जानकारी हो चुकी थी। बीती रात आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है और केस की बैक मैपिंग भी कर रही है। आरोपी कहां गए थे, कहां कहां रुके थे, सीसीटीवी के आधार पर जानकारी इकट्ठा की जा रही है और साथ ही आरोपियों की आज रिमांड भी खत्म होने वाली है। दिल्ली की कोर्ट में 5 आरोपियों की आज ही पेशी भी हो सकती है। तो दिल्ली हॉरर किलिंग में आज का दिन काफी खास। आरोपियों के लाई डिटेक्टर टेस्ट की भी तैयारी चल रही है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की इजाजत चाहिए होगी। कोर्ट जब परमिशन देगा तो लाई डिटेक्टर टेस्ट तभी संभव है और पुलिस लगातार हर एंगल से इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। कड़ियों को जोड़ने और खंगालने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की तरफ से और आज ही रिमांड का अंतिम दिन भी है और कोर्ट में पेशी भी आज ही हो सकती है इन 5 आरोपियों की। जी हां, तो दिल्ली पुलिस कंझावला कांड में तेजी से उलझती जा रही है। अंजलि की सहेली निधि के बयानों ने पहेली को बेहद उलझा दिया है। उधर आरोपी भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस सच की तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है और इसलिए अब आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की भी तैयारी हो रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉर्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। कंझावला कांड का क्या है सच? परिवार वालों के आरोप में है दम या अंजलि की कथित दोस्त बोल रही है सच? अब लाई डिटेक्टर टेस्ट से खुलेगा राज। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना जाए। खुद को अंजलि की दोस्त बताने वाली निधि की कैमरे पर इस गवाही ने कंझावला हॉरर मौत मिस्ट्री को पूरी तरह पलट दिया है। लेकिन क्या निधि जो बोल रही है वो बिल्कुल सच है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी शराब पीने का जिक्र नहीं है। निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुध-बुध नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में इसमें क्लियरली मेंशन है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि अंजलि की मौत हिट एंड रन केस का मामला है, लेकिन क्राइम सीन देखने के बाद परिवार बार बार इसे हत्या बता रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस अब आरोपियों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने पर विचार कर रही है। बताया जाता है कि आरोपियों के बयान में विरोधाभास है। कुछ आरोपी कार के नीचे लड़की के आने की जानकारी से इनकार कर रहे हैं, तो कुछ का कहना था कि उन्हें पता चल गया था कि कार के नीचे लड़की है। चूंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी है, लिहाजा इस प्रक्रिया पर कवायद तेज है। कल देर रात दिल्ली पुलिस की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। मीटिंग में स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा, डीसीपी आउटर हरेंद्र सिंह, एसीपी और आउटर दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम और जांच टीम का हिस्सा कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जांच के तौर तरीकों को लेकर माथापच्ची हुई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आरोपियों के बैक रूट की मैपिंग कर रही है। सीसीटीवी के जरिए बैक रूट की मैपिंग की जा रही है। मसलन आरोपी कहां से बैठे, कहां गए, क्या किया,
कार में कौन कौन बैठा था, क्या कार से कोई उतरा भी, कार में कोई नया शख्स बैठा, कार में कितने लोग थे, मुरथल कितने लोग गए कार से कितने वापस आए। इस बैक रूट मैपिंग के जरिए पुलिस केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी। इंक्वायरी चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब तक मैं कुछ भी नहीं मैम, करूंगी। पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कंझावला कांड के 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आज 5 को रोहिणी की अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच दिल्ली पुलिस की जांच टीम को पहली एफएसएल रिपोर्ट मिल गई है। 2 और रिपोर्ट आज आने की संभावना है। कल एफएसएल की टीम ने सुल्तानपुरी जाकर फिर से उस कार की जांच की जिससे 1 जनवरी की रात कई किलोमीटर दूर तक घिसटने से अंजलि की मौत हो गई थी। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो कंझावला कांड से जुड़े सीसीटीवी वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ डिटेल्स, कुछ जानकारी आपको हम पहुंचा दें। देखिए, कंझावला टू मुरथल बैक रूट मैपिंग से सुलझेगी गुत्थी। सूत्रों के मुताबिक क्या कुछ जानकारी सामने है, देखिए, नजर डालिए। आरोपियों की बैक रूट की मैपिंग होगी दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये पूरी तैयारी है। और साथ ही बता दें, सीसीटीवी के जरिए बैक रूट की मैपिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगी हुई है, तफ्तीश को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें, आरोपी कहां बैठे, कहां कहां गए, कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कार के नीचे उतरा या नहीं उतरा, सब कुछ जानकारी हासिल की जा रही है। आरोपी कहां पहुंचे और इनको कहां जानकारी हुई, क्या इनके बयान आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आरोपियों ने क्या कुछ किया इस दौरान, पूरी जो रूट की बात आ रही थी सामने। कार में कौन कौन लोग इसमें सवार थे, कितने लोग सवार थे, कितने नीचे उतरे, या फिर कौन नया शख्स इसमें शामिल हुआ, क्या कार में कोई उतरा भी था और कार में कोई नया शख्स भी था, यह भी जांच की बात है और यह विषय है। कार में कितने लोग सवार थे, क्या जितने बताए जा रहे हैं उतने ही थे या बीच में कोई उतर गया, यह भी एक गुत्थी है। और मुरथल कितने लोग गए थे, यह भी जानने की पूरी कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और कार से कितने वापस आए, यह भी एक बात सामने आ रही है कि गए कितने थे, वापस कितने आए, कोई बीच में तो नहीं उतरा। और साथ ही आपको यह भी बता दें, 5 आरोपियों की आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। ये बड़ी खबर, आज की जानकारी। साकेत कोर्ट में 5 आरोपियों की पेशी भी संभव है आज ही की तारीख में, क्योंकि रिमांड खत्म हो रहा है। 2 और सीएफएसएल रिपोर्ट आज आने की संभावना भी है। और 5 आरोपियों की आज चूंकि रिमांड खत्म होने वाली है, पुलिस रिमांड, इसलिए कोर्ट में भी पेशी संभव है। दिल्ली पुलिस लगातार हर गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने पर भी विचार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये आपको जानकारी दे दें। लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन, इजाजत चाहिए होगी। और आपको यह भी बता दें कि घटना में देखिए, कुछ आरोपियों ने बताया कि कार के नीचे लड़की के आने का पता उनको नहीं चला, लेकिन कुछ ने कहा कि जानकारी हो गई थी। कुछ आरोपियों ने बताया कि कार के नीचे लड़की आने का उनको पता चल गया था और टेस्ट के लिए अदालती आदेश लेने की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि यह प्रक्रिया तुरंत हो जाए। आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है दिल्ली पुलिस, लेकिन जैसा कि आपको बता रहे हैं कि इसके लिए कोर्ट की इजाजत चाहिए होगी। परमिशन जब कोर्ट देगा तभी लाई डिटेक्टर टेस्ट संभव है। लेकिन क्या है उन वीडियोस में, आपको यह भी जानना चाहिए। आपको हम दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट जो हमने तैयार की है आप सभी दर्शकों के लिए। देश को झकझोर देने वाले कंझावला कांड में यह नया सीसीटीवी वीडियो है। 34 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में सामने आया है कि जिस रास्ते से कंझावला के आरोपियों की कार गुजरी, उसी रास्ते पर थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन नजर आई। इसके साथ ही इस वारदात से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। घटना के बाद रोहिणी में आरोपियों की बलेनो पार्क नजर आ रही है। 1 जनवरी को सुबह 4:51 पर आरोपियों ने यहां कार लगाई थी। करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने यहीं से कार बरामद की थी। कंझावला कांड से जुड़े अब तक 7 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज रात के 1:16 का है, जिसमें अंजलि और निधि दोनों किसी बात पर झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। और निधि का कहना है कि अंजलि शराब के नशे में थी और स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी।
ये दूसरे सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात 1:45 पर अंजलि अपनी दोस्त के साथ इस होटल से निकली थी। लेकिन अब आप तीसरा सीसीटीवी वीडियो देखिए जो 1:37 का है और इसमें अंजलि की दोस्त निधि अपने घर में जाती हुई दिख रही है और यहीं से ये पूरी कहानी उलझ जाती है क्योंकि होटल के बाहर के सीसीटीवी वीडियो में ये दोनों लड़कियां 1:45 पर स्कूटी से जाते हुए दिखती हैं। लेकिन इसके 8 मिनट पहले एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में निधि को उसके घर के बाहर देखा जाता है। जिस होटल के बाहर अंजलि और निधि का झगड़ा हुआ वहां से निधि का घर थोड़ी दूरी पर है और इस हिसाब से निधि के लिए 5 से 8 मिनट के अंदर वापस अपने घर से होटल पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए हो सकता है कि जिस सीसीटीवी कैमरे से यह वीडियो लिया गया है उसकी टाइम सेटिंग खराब हो। यहां 2 और सीसीटीवी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक वीडियो रात के 1:52 का है जिसमें ये दोनों लड़कियां स्कूटी पर जाती हुई दिख रही हैं और इसी वीडियो में आप उस गाड़ी को भी देख सकते हैं जिसने इस स्कूटी को टक्कर मारी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि यह वीडियो घटना से कुछ सेकंड पहले का है। लेकिन अब आप दूसरा वीडियो देखिए जो रात के 3:30 बजे का है जिसमें आरोपियों की गाड़ी अंजलि को घसीट कर ले जाते हुए दिख रही है और बड़ी बात यह है कि इन दोनों वीडियो में पूरे 1 घंटे और 38 मिनट का फर्क है, यानी अंतर। यानी यहां से समझना बहुत मुश्किल है कि आरोपी 1 घंटे 38 मिनट तक अपनी गाड़ी से अंजलि को सड़क पर घसीट कर चलते रहे या फिर उन्होंने दुर्घटना के बाद बचने के लिए अंजलि के शव को खुद से गाड़ी के नीचे फंसाया था। यह सिर्फ अभी एक थ्योरी है जिसकी जांच होना बाकी है। आज तक ब्यूरो। चलिए और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए, अपडेट हासिल करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हिमांशु मिश्रा। बात उत्तराखंड हल्द्वानी की। देखिए उत्तराखंड में हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा है। आरोप है कि हल्द्वानी में 4,400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। हाईकोर्ट रेलवे को 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आदेश पहले ही जारी कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि 8 तारीख को क्या होगा। आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर ही टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का यह आरोप है और 50,000 लगभग लोग रहते हैं। 4,800 के आसपास फैमिलीज रहती हैं। उनका कहना है कि बहुत पहले से रहते हैं। लेकिन किसकी लापरवाही, क्या सरकारी महकमा जिम्मेदार है कि पहले वो आते हैं और तब रोक टोक नहीं होती और अब आदेश जारी होता है। रेलवे का ये पूरा जमीन और रेलवे के एक्शन पर ही सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया है खाली कराने को लेकर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को यह चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि हल्द्वानी में इतनी तनातनी आखिर है क्यों। देखिए आखिर यह पूरा मामला क्या है जानना जरूरी है और नौबत आखिर यहां तक कैसे आ पहुंची। देखिए जरा स्पेशल रिपोर्ट हमारी। हमें तो 100-150 साल हो गए यहाँ रहते हुए। कहाँ जाएंगे सर, इतनी बड़ी आबादी है, 50,000 की आबादी है, कहीं किराए पे घर भी नहीं मिलेगा। रेलवे हमारी तो बढ़ रही है बस्ती की बदनीयती के कारण। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह की इजाज़त से कि हमारे हक में फैसला होएगा और नहीं हुआ तो ये गरीब 50-60 हज़ार की आबादी कहाँ जाएगी। यही जीना है, यही मरना है। कम से कम किसी को हटाने से पहले उसका इंतजाम करना चाहिए। यहीं मर जाएंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, मकान में कब्र बन जाएगी हमारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी पर पूरे देश की नजर लगी है। सब ये जानना चाहते हैं कि क्या हजारों लोगों की दुआएं अदालत में भी कबूल हो पाएंगी। क्या दुआ पढ़ते हुए जुड़े इन हाथों के आशियानों पर चलने वाला है बुलडोजर रुक पाएगा। क्या रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की कीमत 50,000 लोग चुकाएंगे या फिर सरकारी चूक का नतीजा 4,400 परिवारों को अपना घर खोकर उठाना पड़ेगा। 4,400 घर, 50,000 नागरिक, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, 2 मंदिर, 20 मस्जिद, 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र।
क्या इन सब कुछ पर 8 जनवरी को अतिक्रमण के ठप्पे के साथ अब बुलडोजर चल जाएगा? हमारी पैदाइश यहीं की है और हमारे दादा अफगानिस्तान से आए यहाँ पे, फादर भी यहीं पैदा हुए। दादा एक्सपायर कर गए 1867 में, 68 में। तो दादा की कब्र भी यहीं है। यहाँ के कब्रिस्तान में आप कह रहे हैं कि जी 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 बिल्कुल, पूरा डाटा लिखा हुआ है उसमें दादा का। तो हम जब से यहीं पे हैं, यहीं जीना है, यहीं मरना है। ये कहानी हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर का है। हल्द्वानी में रेलवे नोटिस जारी कर चुका है कि 82.900 किलोमीटर से 80.170 किलोमीटर के बीच अवैध अतिक्रमणकारी हट जाएं, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा और कीमत उसकी अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। रेलवे के मुताबिक 2013 में सबसे पहले गौला नदी में अवैध रेत खनन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। रेलवे के मुताबिक 10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तब दावा है कि हाईकोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली कराने के लिए कहा। तब स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निवासियों की भी दलीलें सुनने का निर्देश दिया। रेलवे दावा करती है कि सभी पक्षों के फिर दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। रेलवे दावा करता है कि उसके पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, 2017 की सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन अपने हाथ में तमाम दस्तावेज, पुराने कागज और दलीलों के साथ लोग सवाल उठाते हैं। सर्वे करा हुआ पेपर है ये, जिसमें आपको जो है ये लाइन नंबर 18, ये लाइन नंबर 17 दिखाई दे रही है ऊपर। उसके बाद ये जो है सर्वे करा है और रेलवे की दूरी जो बताई गई 30 मीटर बताई गई है और इसमें 34 मीटर बताई गई है और इसके अलावा और भी सर्वे के नक्शे हैं। तो रेलवे की जगह पर हमने कोई अतिक्रमण कर नहीं रखा। रेलवे हमारी तो कोई बढ़ रही है बस्ती की। 4,400 परिवारों और 50,000 लोग रेलवे के लिए अतिक्रमणकारी हैं और फिर अपना घर बचाने के लिए लाचारी के मोड़ पर खड़े हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अमित भारद्वाज, हल्द्वानी, आज तक। और सीधा रुख करते हल्द्वानी का ही हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद हैं। अमित, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आज काफी अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है, सभी की निगाहें इस पर होंगी। साथ ही ये भी बता दीजिए कि किस तरह से सियासत भी इसको लेकर हो रही है वहां। निश्चित रूप से आज बेहद ही अहम दिन है। बनभूलपुरा के लगभग 5 मोहल्लों में रहने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने अपने दरवाजे इन लोगों के चेहरे पे बंद कर दिया था और ये आदेश दिया, फरमान दिया कि यहाँ जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। लेकिन अब 11 पिटिशनर्स ने, जो बनभूलपुरा के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, जो एविक्शन नोटिस जिनको मिल चुका है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और आज सुनवाई है। और उम्मीद यही है यहाँ पे रहने वाली बड़ी आबादी को, 40 से 50,000 की संख्या में जो आबादी यहाँ पे रह रही है, कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम आज इस पूरे जो एविक्शन ड्राइव का ऑर्डर है, डिमोलिशन ड्राइव का ऑर्डर है, उसके ऊपर स्टे लगा देगा। फिलहाल उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत डिसीजन के तौर पे, निर्देश के तौर पे नहीं मिलेगा, लेकिन स्टे की उम्मीद लगाए बैठे हैं 40 से 50,000 परिवार। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सबकी दिल की धड़कनें आज तेज है बनभूलपुरा में। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे एक छोटा सा स्टेज लगाया जा रहा है। हमें बताया गया है कि आज सामूहिक तौर पे एक कम्युनिटी प्रेयर भी ऑफर किया जाएगा यहाँ पे, ताकि दुआएं वो मांगे और वो दुआएं जो है कोर्ट में कहीं ना कहीं कबूल हो और स्टे ऑर्डर मिले। ठीक है अमित, आप सही कह रहे हैं कि सियासत भी दिख रही है इस पे। कल समाजवाद जी बहुत शुक्रिया अमित, आप नजर बना के रखें, आपका दोबारा हम रुख करेंगे। लेकिन बात हम बिहार की करते हैं। देखिए, बिहार में सियासी यात्रा का सीजन आया है, मौसम आ चुका है। नीतीश कुमार एक तरफ समाधान यात्रा निकाल रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे 12 जोड़ो यात्रा की नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और खड़गे बांका में पद यात्रा करने वाले हैं। 2 तस्वीरों को आपके समक्ष रख रहे हैं। समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार और खड़गे की 12 जोड़ो यात्रा, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में। पिछले 3 दिन में जितने लोग मिले वो बता रहे हैं कि अभी से अफसर बुलाकर उनको चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भैया क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
तो इस पहली बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन, इसको यात्रा क्यों कह रहे हैं? हर दिन पटना जाएंगे ही, वहां से उड़कर उस जिले में पहुंचेंगे, तो यात्रा किस हिसाब से हो गई? मतलब मुख्यमंत्री हैं, घर से निकल गए तो यात्रा पे निकल गए, ये तो उनका डेली का काम ही होना चाहिए भाई। मैंने खुले में चुनौती दी है, नीतीश कुमार जी अपने प्रशासनिक ताम झाम के बगैर एक गांव में पैदल चल के दिखा दें। एक गांव या एक पंचायत तो खुद से चुन ले जहां उनकी समझ से खूब काम हुआ, वहां पर वो पैदल चल के दिखा दें। समाधान यात्रा किस चीज का समाधान? भ्रष्टाचार का, अपराध का, ये हमारे बच्चे नियुक्ति घोटाला का समाधान। जनता से नहीं मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं देंगे, विधायकों को नहीं बुलाएंगे, तो किसके साथ बैठ के समाधान कर रहे हैं? वही चौकड़ी के साथ जो जनता को परेशान कर दिया है, जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करके जनता के बीच भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा दिया है। ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा है, और ये व्यवधान यात्रा इनकी विदाई यात्रा के रूप में आज से शुरू हो रही है। और उधर सर्दी में भी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा करते राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है, तंज कसा है। कहा है कि राहुल के टी शर्ट पहनकर घूमने पर शोध कराऊंगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभालने वाले ब्रजेश पाठक ने कहा है कि स्वास्थ्य जगत के लोगों से पता कर रहा हूं कितनी भयानक सर्दी में भी कैसे राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं। वो टी शर्ट में इतने किलोमीटर्स इतनी ठंड में निकल रहे हैं, जैसे आप जैकेट पहने, ठंड हो रही है, इसको आप कैसे देखिए? हर जो हम लोग हैं, जो मतलब हम मनुष्य हैं, उनको ईश्वर ने इस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों को नहीं दी है। हम लोग हर मौसम के अनुसार अपने शारीरिक प्रकृति से बचाने के लिए शारीरिक बनावट के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। लेकिन आज एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में हमने देखा है कि समाचार पत्र में किसी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लिखा है कि वो किस प्रकार के विटामिन लेते हैं, क्या लेते हैं। तो ये तो शोध का विषय है, और मैंने भी इसको देखा है। हमने कई लोगों से चर्चा की है कि क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्या है कि ठंड में भी आदमी बगैर कपड़ों के रह सकता है। तो आज राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पढ़ने के बाद हमने कई इस चिकित्सा जगत के बड़े लोगों से बात किया। आपने कहा आम इंसान को ठंड लगती है, मतलब आप उनको आम इंसान नहीं मानते? दरअसल जो राजा महाराजा होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि जनता से विपरीत काम करते हैं, और इस बार भी उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि आम इंसान नहीं है, वो राजा महाराजा की तरह व्यवहार करते हैं। आप देखते होंगे जब किसी बड़े आदमी के दफ्तर आप जाओ तो गर्मी के मौसम में भी वो 14 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर करके बैठे रहते हैं। तो जब 24-26 में काम चल सकता है, लेकिन वो पूरा उस समय भी सूट टाई लगाए रहते हैं। गर्मी के दिनों में आप देखिए बड़े आदमी लोग ऐसा काम करते हैं। तो ये तो बड़े आदमियों की एक कल्चर है। उनसे तो एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी सहन शक्ति ज्यादा है, इसलिए मैं टी शर्ट घूमूं। देखिए सहन शक्ति ज्यादा है कि नहीं वो तो वो बता पाएंगे, लेकिन जब आप समाज के विपरीत कोई काम करते हो तो हमेशा आपके लिए उंगली उठती है। अब एक और जरूरी खबर देखिए, आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके एयरलाइंस में महंगा टिकट खरीदें, सफर के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा हो जो ना सिर्फ गैर कानूनी हो बल्कि अमानवीय और शर्मिंदगी की हदें तोड़ने वाला हो, आपके सम्मान सुरक्षा पर अतिक्रमण करने वाला हो, तो सवाल उठेंगे ही। एयर इंडिया की फ्लाइट में भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। आप एयर इंडिया में सुकून के सफर के लिए टिकट बुक कराते हैं। आप एयर इंडिया पर भरोसा करते हुए अपनी क्षमता के मुताबिक बिजनेस क्लास का टिकट खरीदते हैं। करीब 3 लाख रुपए खर्च करके आप न्यूयॉर्क का टिकट लेते हैं। लेकिन फिर न्यूयॉर्क से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में लौटते वक्त जब एयर इंडिया की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में लंच के बाद यात्री आराम करने लगे, फ्लाइट में बैठी बुजुर्ग महिला को महसूस हुआ कि उसके ऊपर पानी गिर रहा है। बुजुर्ग महिला यात्री ने आंखें खोली तो पाया कि एक यात्री नशे में धुत होकर उन्हीं के ऊपर पेशाब कर रहा है। महिला यात्री के मुताबिक उन पर पेशाब करता युवक तब तक नहीं हिला जब तक दूसरे यात्रियों ने उसे हटाया नहीं। ये घटना 26 नवंबर की है, जो पीड़ित महिला की तरफ से टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को चिट्ठी लिखने के बाद सामने आई। पीड़ित महिला का दावा है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों ने नशे में यात्री पर ही पेशाब करने वाले उस शख्स को आराम से जाने दिया। टाटा समूह के अध्यक्ष को पीड़ित महिला यात्री की शिकायत के बाद एयर इंडिया का प्रशासन जागता है।
26 नवंबर की घटना में एयर इंडिया ने 28 दिसंबर को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई के नाम पर भी 1 महीने बाद एयर इंडिया की तरफ से सिर्फ आरोपी यात्री पर 30 दिन तक सफर करने का बैन लगाया गया। अब महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दस्तक देता सीधा सा सवाल है, एयर इंडिया ने तुरंत ही महिला यात्री पर पेशाब करने वाले शख्स को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? सफर के दौरान जो घटना हुई उसमें एयर इंडिया ने क्यों अपनी जवाबदेही पूरी नहीं की? क्या अपनी साख बचाने के लिए एयर इंडिया यात्रियों के सम्मान और सुरक्षा को दांव पर लगा सकता है? यात्रियों से हर स्तर पर अतिरिक्त फीस वसूलने की चिंता करने वाली हवाई कंपनियां यात्रियों को सुविधा सुरक्षा देने के नाम पर कोताही न बरते। इसीलिए जरूरी है कि डीजीसीए कार्रवाई करे। इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, सड़क से लेकर घरों तक उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और बीते साल नवंबर में जमीन धंसने से घरों में दरारें आ गई थी। अब यहां जमीन फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग आसपास जो रहते हैं वो डर रहे हैं। मारवाड़ी क्षेत्र में जमीन धंसने से मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और सरकार ने पूरी कॉलोनी खाली करवा दी है। 29 परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है और इस बीच उत्तराखंड सरकार ने देर रात जोशीमठ मामले में एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई। सीएम धामी का कहना है कि जोशीमठ को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। 29 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है और जोशीमठ में चूंकि जमीन धंस गई है और 561 मकानों में दरार देखा गया है। लोग काफी परेशान हैं, घबराए हुए हैं। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसी कॉलोनी को हटाने का आदेश हुआ है और इस आदेश के कारण करीब 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे। हाईकोर्ट के इस फरमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और आखिर में अतिक्रमण की लड़ाई मजहब पर आ पहुंची है। पहले से तो शिकायत यही है कि आखिर बसने क्यों दिया। 4 या 5 सरकारी स्कूल है, बैंक आपके पीछे है। हमारी घर की पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलने वाला है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कई सारे लोगों को जमीनों का अधिकार मिला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने घरों को बचाने के लिए कलमा पढ़ रही हैं। लोग रो रो कर ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे हैं कि सरकार उनके घर उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने का इंतजाम कर दे। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अल्लाह का शुक्र है सब लोग तालीम याफ्ता है, एजुकेशनल है, तो कम से कम किसी को हटाने से पहले उसका इंतजाम करना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी समझे, जहाँ सब कुछ मौजूद हो उसको मिसमार करके उनके लिए कोई दूसरी जगह का इंतजाम होना चाहिए। तब जाके उनको कहीं इस बात को कहा जाए भाई ये हमारी चीज छोड़ दो, तब जाके बात यकीन में आ सकती है। वरना इस तरीके से उनको अपने घरों से निकाल देना, उनके घरों को तोड़ देना, उन्हें उजाड़ देना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो और उसके बाद अगर उजाड़ना हो तो उजाड़े। ये अगर उजाड़ना हो और बाकी आपकी जगह है ये और उसके बगैर आपका काम नहीं चलता, तो पहले से तो शिकायत यही है कि आखिर बसने क्यों दिया। बनभूलपुरा इलाके के रहने वाले लोग उत्तराखंड सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगा रहे कि उनका घर ना उजाड़ा जाए। हमारे पेपर वर्क इतना मजबूत है, यहाँ अब से नहीं, आप देखेंगे तो यहाँ इतने मतलब कागजात इतने पुराने हैं सब। आप बंटवारे के टाइम से यहाँ पे जो लोग जो यहाँ उसके जमीन दान कर चुके तो उसके भी सरकार ने ऑक्शन करा, उसके पेपर यहाँ पे लोगों के पास हैं। और हर चीज से भैया मान लीजिए आप 4 या 5 सरकारी स्कूल है, बैंक आपके पीछे है। बिल्कुल वो सब हम दिखा रहे हैं लगातार। 40 से 50,000 लोग आप लोग कहीं ना कहीं क्या कागज लेके आए हैं? आप इधर आइए, इधर आइए, चलिए मैं आपकी तरफ आता हूँ, दिखाएं क्या कागज लेके आए हैं आप। ये सर 1985 में हाँ
हमारे घर में एक पेड़ था, तो उस पेड़ पे मुकदमा हुआ रेलवे की तरफ से, पीपीआई एक्ट में। तो ये 85 में इसका जजमेंट आया 1994 में। तो सर इस जजमेंट में रेलवे की अदालत, रेलवे के वकील, उन्होंने खुद माना है कि हमारा मकान ना ही रेलवे की भूमि पे है और ना ही जो उसमें पेड़ था वो हमारा है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा के लोगों के हित में याचिका डालने वाले अब्दुल मतीन सिद्दीकी को कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि स्टे मिल जाएगा। अब्दुल मतीन सिद्दीकी है ये उन जो चैलेंजर्स हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, पिटिशनर हैं, उनमें से एक हैं, 11 पिटिशनर में से एक हैं। अब्दुल मतीन साहब, सवाल यही हो रहा है कि अब आप लोगों की जो आगे की कार्रवाई है वो किस तरह से होगी? क्या 5 तारीख कल जब सुनवाई होगी उसके बाद ही आप लोग आगे का स्ट्रैटेजी प्लान आउट करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है इस बात की कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बहुत सारे तथ्य हमने ऐसे रखे हैं जिनसे हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलने वाला है। और हमें आप लोगों से भी यही चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान की जनता से यही चाहते हैं कि सब लोग दुआ करें कि 50-60 हजार की आबादी जिसे उजाड़ने की एक साजिश चल रही है, सब लोग इनके हक में दुआ करें कि हमारे हक में फैसला है और हम लोगों की छत बची रहे। आपकी इस मामले में सियासत भी जोरदार हो रही है। आज मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचा। एसपी सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार को गरीबों के घर उजाड़ने के अलावा आखिर आता ही क्या है? सरकार लोगों को मकान देती है, बसाती है, बुलडोजर नहीं चलाती है। जमीन इंसानों के लिए है, इंसान जमीन के लिए नहीं बना है। अगर कोई ऐसी बात है तो रेगुलराइज करना पड़ेगा, वरना एक इंसानी त्रासदी बहुत बड़ी हो जाएगी और पूरा देश में तहलका मच जाएगा। इससे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया था, इंसानियत की बुनियाद पर उत्तराखंड हल्द्वानी के लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें वहां से नहीं निकालना। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई। गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में, प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा। जैसे हम जल जागरूकता महोत्सवों का आयोजन कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागरूकता संबंधी कई आयोजन जोड़ सकते हैं। विशेषकर नई पीढ़ी इस विषय के प्रति जागरूक हो, इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से लेकर स्कूलों में एक्टिविटीज तक इनोवेटिव तरीके सोचने होंगे। आप जानते हैं कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है। आपने भी अपने राज्य में इसमें काफी कुछ काम किया है। इतने कम समय में 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। जल संरक्षण की दिशा में पूरे विश्व में अपनी तरह का ये अनोखा अभियान है और ये जन भागीदारी इसमें जुड़ी है। लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग इसमें आगे आ रहे हैं। इनका संरक्षण हो, लोग इनसे जुड़े, हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आना होगा। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट
पैरामीटर हो है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है, कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि एक बार ये व्यवस्था बन गई तो आगे उनकी देखरेख भी उतने ही अच्छे ढंग से चलती है। ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें और काम पूरा होने के बाद ये सर्टिफाई भी करें कि पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो गया है। हर ग्राम पंचायत मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट कर सकती है कि उसके गांव में कितने घरों में नल से जल आ रहा है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग की प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री और खेती दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर से जुड़े लोगों से विशेष अभियान चलाकर उन्हें वाटर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करना हो चाहिए। पानी की उपलब्धता के आधार पर ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, प्राकृतिक खेती हो, नेचुरल फार्मिंग खेती को बढ़ावा दिया जाए। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि जहां प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, वहां जल संरक्षण के भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है।